हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। हमने इसके पहले जो है बीपीएससी 66 पीटी के क्वेश्चन को डील किया था। इसके बाद हम एक और नए क्वेश्चन 66 बीपीएससी जो है, ये 66 बीपीएससी क्वेश्चन हमने लाया हुआ। पिछले बार भी 66 का ही था, लेकिन इस बार जो है वो 66 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वो उसका लाए हैं हम। मतलब कि ये कहने का मतलब ये री एग्ज़ाम का क्वेश्चंस है, जो दोबारा एग्ज़ाम करवाए गए थे उसी का 66 का। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पे है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म प्रथम, ठीक है, मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी पर मतलब घाटी पर प्राप्त हुआ था। ये बोला प्रथम मानव जीवाश्म जो था ना, किस नदी घाटी पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो एक का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नर्मदा नदी घाटी पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी पर प्राप्त हुआ था। और ये जो है, और ये जो नर्मदा नदी घाटी जो है, ये नर्मदा नदी घाटी वो विश्व का सबसे प्राचीन घाटी है। ठीक है, सबसे प्राचीन घाटी है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य वंश का ये संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। यहाँ देखिए जो फैक्ट लिखा हुआ है, बातें, मैं उसको भी थोड़ा हाईलाइट करते चल रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड इर्द-गिर्द जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो बना हुआ है, तो मैं सबको थोड़ा सा डील करूँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अंतिम शासक जो है मौर्य वंश का, जो अंतिम शासक जो है वो यहाँ बृहद्रथ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतनी इससे संबंधित कुछ चीज़ें थी। और इन्होंने जो है 137 वर्ष तक शासन किया। ये मौर्य वंश जो है ना, वो 137 वर्षों तक शासन किया था। तो अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको 3 नंबर क्वेश्चंस को देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में प्राप्त होती है। ठीक है, गांधार शैली में प्राप्त होती है। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा गांधार शैली में प्राप्त होती है। और ये गांधार कला शैली जो है, इसको हिंद यूनानी भी बोलते हैं, हिंद यूनानी कला शैली भी बोलते हैं गांधार कला शैली को। हिंद यूनानी को गांधार कला शैली भी कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कह रहा है कि 4 नंबर किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। ठीक है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो 4 का आपको आपको जो है सो अभिलेख इसमें आई थिंक दिया हुआ नहीं है, तो इसका ई आंसर हो जाएगा।
ये वाला हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चौथे नंबर का ई आंसर होगा। अब कलिंग अभिलेख तो वर्णन है किसमें? अगर इसमें नहीं है तो मास्की अभिलेख में नहीं है, रुद्रदामन में नहीं है, जूनागढ़ में नहीं है, तो है किसमें? ये 13वां अभिलेख जो है ना, उसमें वर्णन किया हुआ 261 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? प्रसिद्ध युद्ध 1565 में कौन सा हुआ था? तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। और इससे फैक्ट जो है 1565 से रिलेटेड, वो जो है वो हुआ था तालीकोटा का, तो दक्कन, ठीक है, दक्कन वर्सेस विजयनगर साम्राज्य हुआ था। ठीक है, जिसमें विजयनगर की हार हो गई थी। और ये जो जिस जगह पे लड़ी गई थी ये तालीकोटा की लड़ाई, वो राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पे लड़ी गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 6 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने और बहुत सारी चीज़ें करवाया, जैसे एक है कि सिकंदर ए सानी किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था। यहाँ पे आप पता ही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तथा एक और चीज़ था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका मतलब यहाँ से इसके तथ्य कितने बन गए? अलाउद्दीन खिलजी से सिकंदर सानी इन्हीं ने शुरू करवाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली इन्हीं ने शुरू करवाया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन्हीं ने किया। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? तो 7 नंबर यहाँ क्वेश्चन है। 7 नंबर कहते हैं दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये तो सबको पता होगा, अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था दीन इलाही। ठीक है, तो जब अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था तो अकबर के द्वारा किए गए और चीज़ें हैं। ठीक है, तो अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया, ये तो एक हो गया। अकबर ने इलाही संबत का शुरुआत किया, ये हो गया। इलाही संबत का शुरुआत जो है वो 1583 में किया, और ये दीन इलाही जो 1582 में किया था। और अकबर ने 1575 में क्या किया कि इबादत खाना बनवाया। समझ में आ गई? ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना कि अकबर को जो है सो धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हो गए अकबर के लिए। 1582 में दीन इलाही, और 1583 में इलाही संबत, और 1575 में इबादत खाना, ये सारे सारे याद रखने हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज में था? तो ये सबका पता है कि शिवाजी के राज में था। और पेशवा का मतलब इसी के अंदर सारे मंत्रिमंडल है, मतलब 8 वो मंत्रिमंडल मंत्रियां थे, उसका अलग अलग सबका नाम है। तो पेशवा प्रधानमंत्री जो कि सर्वोच्च मंत्री कहलाता था उस समय का। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है, तो इसका ई आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो था कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर, जो 1829 में इन्होंने सती प्रथा, और इन्होंने क्या क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो सती प्रथा और राजा राम मोहन राय के सहयोग से, उस समय जो इनको कैंपेन जो चलाने वाले थे वो राजा राम मोहन राय थे, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो 10 नंबर का जो आंसर है वो लॉर्ड क्लाइव है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। अब आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश का आधिपत्य कब से हुआ, जब मतलब प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव जीता था, तो उसी समय से समझो कि मतलब कि आधिपत्य हो गया था। इसका मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि 1857 के बाद से ब्रिटिशर्स यहाँ पे अधिपत हो गई। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि 1857 ईस्वी में क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुई। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी, मेरठ से शुरुआत हुई थी। अब आते हैं इधर की मेरठ से शुरुआत हुई थी। अब इस समय भी कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था इस समय वायसराय। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, जैसे पीडीएफ का चक्कर है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो 12 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बिरसा। 12 का आंसर बिरसा होगा, अन गुलान। और इनका जो और नाम था क्या नाम है, मुंडा विद्रोह का अन्य नाम से जाना जाता है, अल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो कि बिहार झारखंड में ये विद्रोह चला गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह चलाया गया था। और इनको धरती का आबा भी बोला जाता था। ठीक है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस पे। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। 13 का सी आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है। तो आपको 13 का इधर देखिए, इसका जो फैक्ट है 13 का, आर्य समाज दयानंद सरस्वती से जो फैक्ट जो है कि मतलब कि ये आर्य समाज के वजह से, मतलब कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1875 में ये किया। और मूर्ति पूजा का इन्होंने, आर्य समाज का काम था मूर्ति पूजा, बलि ये वगैरह दिए जाते थे, उनका विरोध करना। और ये आंदोलन एक चलाए थे। इसका मेन आर्य समाज का मेन कार्य क्या था कि हिंदू सुधार आंदोलन का मेन तथ्य था इन लोगों का। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन, ये 13 था, ये 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग सीधे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो गाइस, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे राधा कृष्णन। ठीक है। राधा कृष्णन। और भारत रत्न जो है वो शुरुआत कब से हुई ये भी याद करना जरूरी है। तो 1954 से शुरू हुई। ठीक है। राधा कृष्णन को मिला प्रथम
और ये राधा कृष्णन को प्रथम जो है भारत रत्न मिला। तो ये क्या थे, सबसे पहली उपराष्ट्रपति भी थे राधा कृष्णन, फिर दूसरे राष्ट्रपति बने ये राधा कृष्णन। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर पे जो आपको मनाया जाता है वो इन्हीं के यादगार में मनाया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो सबको पता होता है, लेकिन दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष नहीं पता, और वही चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, 15 का जो हो जाएगा आपको सी आंसर ये हो जाएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस थे। अब कह रहा है कि देखिए, तो इसमें भी इससे कांग्रेस से बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आपको पता ही है कि बना कब, तो 28 दिसंबर 1885 को बना। ठीक है, फिर इधर कह रहा है कि सबसे पहला अध्यक्ष जो यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष जो देख रहे होंगे WC बनर्जी देख रहे होंगे। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे। और अगर द्वितीय मुस्लिम जो क्वेश्चन ये बनाया हुआ है, द्वितीय मुस्लिम क्वेश्चन पूछा हुआ है, रहीमतुल्लाह, पूरा नाम है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और प्रथम महिला अगर कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो एनी बेसेंट थे। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे फैक्ट तथ्य आ गए। एक क्वेश्चन पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, कितने पॉइंट हो, ये कब बना, 28 दिसंबर 1875 को 85 को बना, अध्यक्ष पहला कौन था, तो WC बनर्जी था, मुस्लिम पहला अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी था, दूसरा कौन था मुस्लिम, तो रहीमतुल्लाह था, प्रथम महिला कौन अध्यक्ष था, तो एनी बेसेंट था। तो इस तरह से अगर आप डील करके पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ऐसे ही डील पूरा डील क्वेश्चन का चाहिए तो जुड़े रहिए इससे, और कृपया करके चैनल को क्या करें कि सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं गाइज, तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आते रहेगा इसके लिए। तो आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। तो अब किसके ये संरक्षण में हुआ था, ये पूछना चाह रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जब डी हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, 16 नंबर का ये डी हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास के द्वारा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं आपको। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो 17 का बी हो जाएगा आपको, 17 का बी 1870 ईस्वी में आपको महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी, 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे ने इसका स्थापना किया था। और इसका और सारे संस्थापक भी थे। ठीक है, वो गणेश वासुदेव थे, SH चिंपलकर थे, ये सारे थे, लेकिन नाम जो आता है वो महादेव रानाडे का ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय द्वितीय सम्मेलन में कितने भाग लिए थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितने भाग लिए थे, तो 18 नंबर का जो है वो भी हो जाएगा 33। ये पूछ रहा है ना कि मुस्लिमों की प्रतिनिधि संख्या कितनी थी, तो 33 थी मुस्लिमों की प्रतिनिधि संख्या।
अब ये एक सम्मेलन और यहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ, जो कि यहाँ फैक्ट लिखा हुआ, कलकत्ता में हुआ 1886 में। तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें सदस्य जो थे 431 थे, जब दादा भाई नेहरूजी कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, द्वितीय सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन कर रहे थे। तो इसमें 431 थे, जिसमें मुस्लिम 33 थे, ठीक है। और इससे और तथ्य जो है, अब जैसे यहाँ पे आया कि प्रथम अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ है, कलकत्ता में हुआ। तो ये जो कर रहे थे दादा भाई नेहरूजी कर रहे थे, जैसा कि इसमें हमने मेंशन किया हुआ 1886 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नेहरूजी 1886, ठीक है। 33 मुस्लिम थे और 431 टोटल सदस्य थे। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन तो दूसरा था, लेकिन प्रथम अधिवेशन कब था, जो कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बना था। तो प्रथम अधिवेशन जस्ट हुआ होगा उसी समय, तो बम्बई में हुआ था। और इसमें जो मेंबर आए थे वो सदस्य जो आए थे वो 72 वो आए थे, ठीक है। और ये जो प्रथम अध्यक्षता जो की गई थी तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, जो कि इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो WC बनर्जी कर रहे थे, ठीक है। WC बनर्जी कर रहे थे, समझ में आ गई। तो प्रथम अध्यक्षता 1885 में WC बनर्जी कर रहे थे तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, 72 सदस्य। और द्वितीय जो कलकत्ता में हुआ 431 सदस्य, 33 मुस्लिम, ठीक है, उसकी अध्यक्षता दादा भाई कर रहे थे। इतनी होगी। अब आते 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर तो था चल रहा था, 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है सब। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर ये कह रहा है कि 1885 में WC बनर्जी मतलब बोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है। तो जो WC बनर्जी 1885 में जो किए थे अध्यक्षता, तो उसमें उद्देश्य कौन कौन सा नहीं था। अब उसी से क्वेश्चन उसी से है, लेकिन इसमें उद्देश्य पूछ दिया हुआ है, ठीक है। कौन ऐसा है जो उद्देश्य नहीं था, तो इसका ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के लिए था, देशवासियों के बीच जाति प्रजाति, तो इसमें जो है ना शिक्षा वर्ग से संबंधित भी था। तो मतलब एक से ज़्यादा इसमें, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 नंबर यहाँ क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो आपको विनायक दामोदर सावरकर ने किया था अभी लंदन में किया था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत स्थापना किया था। इन्होंने कब किया था, तो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किया था, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ वो हो चुका था। ये 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे हम लोग। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअली कहाँ से क्वेश्चन है, ये बकरी का टापू है क्या, ये नेपाल का एक जगह है। तो जब लोग जयप्रकाश नारायण जो गए थे भाग के छुपे थे, तो वहीं पे नेपाल के पास गए थे, तो ये उसी से संबंधित है, जब आज़ाद दस्ता वहीं पे बनाए थे। तो 22 नंबर का हो जाएगा आपको डी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब इसी से फैक्ट कुछ दिया हुआ है। अब ये आज़ाद दस्ता बनाने का उद्देश्य था कि सारे जो इनका रनिंग जो गवर्नमेंट था उनका उद्देश्य को ठप कराना था, ठीक है। ये यहाँ से नेपाल का एक जंगली तराई इलाका है, जैसे बकरी का टापू है क्या, तो नेपाल का एक जगह है तराई इलाका है जंगली का, उसका नाम है। वहाँ पे जा करके आज़ाद दस्ता इन्होंने
बनाया, जयप्रकाश नारायण ने बनाया, आजाद दस्ता की गठन किया। आता है 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्या कह रहा है कि 23 नंबर कह रहा है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। 23 नंबर कब किया? तो 23 नंबर का जो है वो आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका तो स्थापना हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था आपको कब हुआ था? 30 सितंबर 1906 में हुआ था ढाका में। ठीक है, ढाका में हुआ था। और जो मुस्लिम लीग जो जब हो गया तो अधिवेशन करवाएंगे ही इन लोग। तो इन लोगों का प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का जो हुआ वो 1908 में हुआ था, वो भी अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें इनसे हैं संबंधित। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो अंतरिम सरकार का गठन किसने किया था? बेसिकली ये है, तो ये जो है ये भी इसका ई आंसर होगा, अंतरिम सरकार के गठन। तो इसका गठन जो है 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन। और भी जर्मनी के समर्थन में हुआ था काबुल में। काबुल का तो अफगानिस्तान में है। वहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आर्यन, और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह आर्यन पेशवा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ, और इसमें ऑप्शन में था द्वितीय विश्व युद्ध भी था, स्वदेशी आंदोलन के समय में हुआ था, या फिर कब हुआ था गदर आंदोलन के समय। तो ये सब किसी की कोई भी नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सीधे 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तिभागा आंदोलन, ठीक है, तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, अब एक्चुअली था क्या ये आंदोलन में बंगाल में 1946 में जो था तिभागा इसमें इसमें जो मांग किया जा रहा था वो 1/3 लगान घटाने की मांग किया जा रहा था। ठीक है, और बंगाल के किसान आंदोलन के द्वारा ये सब ऐसा किया जा रहा था। और मुख्य जो चेहरा थे इसमें वो थे आपको कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन, तिभागा आंदोलन चल रहा था बंगाल से। 25 नंबर के बाद आपको 26 नंबर पे आते हैं। तो 26 नंबर क्या कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद में परेशान करते रहेंगे। ठीक है, तो किसने कहा था ऐसा? तो 26 नंबर का आंसर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, कि मौलवी अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कि विनायक सावरकर ने कहा। किसने कहा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। 26 नंबर का आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है कहने वाला। आगे आते हैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 27 ये है, कह रहा है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? तो 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वही सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य देव नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव दोनों ने मिल के किया था।
ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो अध्यक्षता कार्यक्रम 1934 का वो नरेंद्र देव ही कर रहे थे, और जेपी साहब जयप्रकाश नारायण क्या थे, सचिव थे। इसका मतलब नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण दोनों मिलकर ही करे थे सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। सारे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 28 का ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो घिरा हुआ है वो है राजगीर। ठीक है, राजगीर। और यह वही राजगीर है जहाँ जरासंध फेमस था, राजगीर का, जहाँ से जरासंध पैदा हुआ। ठीक है, और राजगीर ये वही राजगीर है जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ प्रथम बौद्ध काउंसिल जो हुआ। अब देखते हैं हम ये 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो ऑब्वियस पता है, सबको पता है कि बिहार राज्य से थे। ठीक है, अब ये राजेंद्र प्रसाद थे, इनका जन्म जो 1962 में, सॉरी नहीं, ये राष्ट्रपति बने 1962। जन्म इतना में जीरादेई नामक जगह पे हुआ। जन्म तो हुआ 1984 में जीरादेई में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। तो ये मतलब कि इनका जन्म जो हुआ आपको, जन्म 1962 में बिहार, सॉरी ओहो 1962 में जन्म नहीं, जन्म 1984 में हुआ, जीरादेई नामक जगह में हुआ, बिहार में पैदा हुए, और 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर 30 नंबर जो है बिहारी छात्र, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो आपको हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृत। 31 का जो है वो सी हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति में। अब यहाँ से हड़िया तथा पत्थर की औजारें यहाँ से चिरांद नामक पुरातत्व से मिलते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन का जो है 32 नंबर क्वेश्चन जो है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अब ये ठाकुर दास ने 1906 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। इसका उद्देश्य जो था क्या था, शिक्षा था, धार्मिक अध्ययन करना था, धार्मिक और आध्यात्मिक का बढ़ावा देना था। 33 नंबर क्वेश्चंस को देखा जाए तो 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। तैतीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। ठीक है, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था, तो ये जयराम दास दौलत राम बना था। ठीक है, अब प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था, जब ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, तो कृष्ण सिंह। ठीक है, और ये जयराम दौलत राम जो है वो भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी बने थे, ये भी एक पॉइंट है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 में बिहार के किस जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या, कितने जिले में पूछ रहे हैं 10 लाख से कम जनसंख्या है। तो आपको मतलब 3 है, जैसे शिवहर हो गया एक,
मतलब कहने का मतलब कि शिवहर एक जिला हो गया, ठीक है, फिर शेखपुरा हो गया, फिर लखीसराय हो गया, ये सारे के सारे जिले हैं। आपको 35 नंबर क्वेश्चन आता है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। बिहार में जो है वो मक्का का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। 2019-20 में सर्वाधिक जो है वो मक्का हुआ है। आगे क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला है। मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला जो है वो मधुबनी और दरभंगा है, ठीक है। 2020 में देश में पश्चिम बंगाल में मछली उत्पादन करने वाले, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन जो है वो आपको 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष क्षेत्रीय रैंकिंग की दालें हैं ये, ठीक है। शीर्ष श्रेणी वाले रैंकिंग के जो दाल हैं कौन से उगाए गए हैं, तो 19 मतलब कि 37 का जो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा मुंगेर और मैसूर में हो जाएगा। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए अनाज में तो एमपी है आगे, ठीक है, एमपी है, उसके बाद यूपी है, कर्नाटक है, तब बिहार का नंबर है, ठीक है। और ये 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर कह रहा है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है। तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, और पूरे भारत में यूपी है गन्ना उत्पादन में। आते हैं अब आगे आपको 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है, नहर से संचित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपको रोहतास में किए जाते हैं, ठीक है। रोहतास में तो अगर ऐसा किया जाता था डैम लिया हुआ था इंदिरा पुरी डैम रोहतास में है, ठीक है। विश्व का सबसे चौथा लंबा डैम है ये इंदिरा पुरी डैम, ठीक है, जो रोहतास में है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 नंबर क्या करें, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। तो सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वो किशनगंज और सहरसा की है। तो 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है ये भी पता होना चाहिए, तो 61.8% है। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि 41 नंबर क्वेश्चन जो है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर जो 18-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी। 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो डी है आपको इसका 10.5 10.5% रहा। तो 19-20 में 10.5% रहा विकास दर, ठीक है। आगे क्वेश्चन 42 नंबर जो है बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान जो है वो आपको वित्तीय वर्ष 17-18 में कितना है। तो वित्तीय वर्ष 17-18 में जो है वो आपको इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो था वो 22% था, 22% था। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर का था 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी, ठीक है। तो 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता 4767 मेगावाट था। लेकिन अब तो 2019 का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अब पूछेगा 2020 का। तो 2020 में इसकी क्षमता जो है वो बढ़ गई है 27.4% और बढ़ के जो हो गई है वो सीधे 6073 मेगावाट हो गया है। पहले 4767 था, अभी इतना हो गया बढ़ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। 44 नंबर क्वेश्चन में किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो दिया गया है वो आपको गेहूं के लिए दिया गया है, ठीक है। तो गेहूं के लिए दिया गया कृषि कर्मण पुरस्कार। 44 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, ठीक है। तो आप जानो कि गेहूं के लिए दिया गया है
तिलहन में, और इसमें थोड़ा सा ये भी जान लो कि तिलहन में सबसे आगे तमिलनाडु आता है। तिलहन से तमिलनाडु से याद कर सकते हो। मोटा अनाजों में ओवरऑल पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन। चावल में आपको पंजाब को दिया गया है आपको पुरस्कार, और कुल खादान में जो ये पुरस्कार दिया गया वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ये जो है वो पुरस्कार दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो बिहार को जो कार्बन पुरस्कार मिला है तो आपको गेहूं के लिए मिला है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। गेहूं के लिए कार्बन पुरस्कार बिहार को मिला है, ठीक है। तिलहन के लिए तमिलनाडु को मिला है, मोटा अनाजों के लिए पश्चिम बंगाल को मिला है, चावल के लिए पंजाब को मिला है, और कुल खादानों के लिए आंध्र प्रदेश को कार्बन पुरस्कार मिला। तो इस तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि बिहार को कार्बन पुरस्कार मिला तो यही पूछेगा किस क्षेत्र में मिला, तो गेहूं में मिला। तो तिलहन में किसको मिला ये भी तो पूछेगा, मोटा अनाज में किसको मिला ये भी तो पूछेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से है। तो 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर पे आता है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट किए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट जो किए थे वो 22 अप्रैल 1858 को किए थे, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 46 नंबर कहते हैं 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, ठीक है। तो 46 नंबर का जो हो जाएगा वो बिहार में की गई थी, ठीक है। 47 नंबर पे आ जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहते हैं सन 1857 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बिहार हेराल्ड जो किया गया था 47 का सी जो किया गया था वो आपको जो है बाबू, क्या नाम है ये, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। 47 का सी हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। और ये जो बिहार हेराल्ड जो है, बिहार हेराल्ड ये आपको अंग्रेजी अखबार था, पत्रिका था, अंग्रेजी पत्रिका था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो बिहार बंधु था। सबको पता है, जो पटना में प्रकाशित 1874 ईस्वी में हुआ था बिहार बंधु, बिहार का पहला हिंदी समाचार, ठीक है। आते हैं आपको 48 नंबर में बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था। तो 48 का 2018 में चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर ये रहा। तो आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्या कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। किस सूची में रखा गया है। 39 नंबर का हो जाएगा समवर्ती सूची सी में रखा गया है। और समवर्ती सूची में देखते हैं कि कितने विषय है। तो समवर्ती सूची में आपको 52 विषय है। फिर आपको समवर्ती सूची में राज्य सूची में 61 विषय है। फिर आपको संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में आपको 100 विषय हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपको 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 50 नंबर का ए हो जाएगा आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसका अस्थायी सदस्य जो है वो सच्चिदानंद थे, ठीक है। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब इसका अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है। तो ये होता है आपको संसद के दोनों सदन से निर्वाचित सदस्य होते हैं, और विधानसभा जो होते हैं वहां से भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो डी नाम इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली सीधा सीधे कह रहे हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा तीनों से होते हैं, समझ रहे हो। तो 52 नंबर क्वेश्चन जो है वहाँ पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है।
तो इसमें 52 का जो है वो ई हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या था कि टैक्स लगाना समाप्त करना या फिर धन की उधारी का विनिमय, परिभाषा क्या है? तो भारत के संचित निधि के धन में विनिमय करना या फिर भारत की संचित निधि में खर्च करना। तो इसका जो है वो एक से ज़्यादा है, इसलिए ई आंसर में हो जाएगा। और ये केवल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है वो धन विधेयक, ये एक बात है, पॉइंट है। फिर 53 नंबर जो है, आप 53 नंबर पे आ जाइए। 53 नंबर क्या कह रहे हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन जो है तेरा इंदिरा साहनी, ठीक है। 53 नंबर में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था, मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में। उसका निर्णय जो है वो किस विषय पे है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है। तो 53 नंबर का ए हो जाएगा। ये सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग से आरक्षण की बात कही गई है, यानी कि इसका मैटर ये था, कहने का मतलब हुआ कि जैसे नियुक्ति हुआ किसी का सरकारी नौकरी में तो प्रमोशन भी होता है। तो इनका कहने का मतलब था कि प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए। तो इसका मैटर ये हुआ कि केवल प्रारंभिक नियुक्तियां में आरक्षण होना चाहिए, ना कि प्रोन्नति में होना चाहिए, प्रमोशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इंदिरा साहनी और भारत संघ का केसेस, ठीक है। और ये आते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर का तो भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो 54 नंबर का आंसर जो है वो ई हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आधे से ज़्यादा 6%, तो ये एक से ज़्यादा इसमें भी है। इस 54 का ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा। 55 नंबर में आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीति पर नियंत्रण करना होता है कि सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना होता है, क्या होता है? तो 55 का सीधे सी हो जाएगा। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। तो आता है 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर मिलानशील करने के लिए दिया हुआ था। ये सबको पता है कि ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 40 से संबंधित है, तो ये तो गलत मिलान किया हुआ है, ठीक है। फिर समान आचार संहिता किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 44 से है, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत 40 से संबंधित है, समान आचार संहिता 44 से संबंधित है, कृषि पशुपालन जो है वो 48 से संबंधित है, और न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक होना, न्यायपालिका से कार्यपालिका अलग होना आर्टिकल 50 में है, शांति विकास बनाए रखना आर्टिकल 51 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन था ये। फिर आते हैं आपको 57 नंबर क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो ये संशोधन कौन सा था? तो 57 नंबर का आंसर जो है वो आपको सी हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके अनुसार ऐसा किया गया था। तो 58 नंबर फिर से एक मैचेबल आ गया। इस तरह के क्वेश्चन गाइस पूछता नहीं है, लेकिन ये बीपीएससी का री एग्ज़ाम था जो फिर से एग्ज़ाम करवाया गया, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। आप सोचो कि कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है ये। मतलब जो लड़का को कैंसिल हुआ क्वेश्चन पेपर, उसको फिर से एग्ज़ाम करवाया गया, उन लोगों को ये झेलना पड़ा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ आए, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं। तो पंचायती समिति इधर मैच करना, इधर ईयर मैच करना। CH हनुमंत राव कब आया? तो 1984 में आया। फिर GV राव कब आया? तो 1985 में आया, ठीक है। अशोक मेहता कब आया? तो 1978 में आया, ठीक है। LM
समिति कब आया? तो 1986 में आया। फिर बलवंत राय कब आया? तो 1957 में आया। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स है समितियाँ। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठा देगा, जैसे बलवंत राय पूछ देगा, अशोक मेहता पूछ देगा। बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1978, ये पूछ देगा। अब आते हैं इधर आपको 58 के बाद 59 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है 59 नंबर कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? अब ये जो खेतरी खदान जो है वो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो 59 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, कॉपर के लिए। इसका नाम ही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नाम है, राजस्थान के जयपुर जिला में है। ठीक है, बहुत फेमस है ये। 60 नंबर पे आते हैं। कहता है कि भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? स्वतंत्र आवागमन रेजिम है म्यांमार, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो 60 नंबर का जो है वो ए हो जाएगा, म्यांमार के साथ। ठीक है, फिर आते हैं हम आपको 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 61 नंबर इधर क्वेश्चन है। 61 नंबर कहता है भारत में चंद्रा और भागा नदियों किस क्षेत्र में बहती है? ये दोनों नदी, चंद्रा और भागा दोनों अलग नदी है, चंद्रभागा नहीं है। ये ध्यान से देखिए, चंद्रा और भागा किस क्षेत्र में बहती है? ठीक है, चंद्रा और भागा किस क्षेत्र में बहती है? तो यहाँ पे 61 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ए, स्पीति नामक जगह पे बहती है। अब देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि चंद्रा और भागा ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला में प्रवाहित होती है। समझाएगा, सिर्फ स्पीति नहीं है, लाहौल जिला भी है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, वहां से बहती है। अब देखिए, ये चंद्रा एक हो गया नदी और एक भागा हो गया। यहाँ आकर के एक तांदी नामक स्थान पर चंद्रभागा बन जाता है। ये नदी तांदी नामक स्थान है, वहाँ चंद्रभागा बन जाती है और आगे जाती है। आगे जो है वो चंबा जिला में पहुँचती है, तो ये चिनाव बन जाती है। समझ में आ गई बात? तो चंद्रभागा तांदी नामक जगह पे चंद्रभागा बनती है और आगे बह करके चंबा जिला में जाकर चिनाव बन जाती है। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि चिनाव तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये चिनाव जो था वो सिंधु की सहायक नदी है। अब आते हैं गाइस 63 नंबर। 63 नंबर कहता है कि भारतीय जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, तो जनजाति क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 63 नंबर का आंसर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। जनजाति क्षेत्र जैसे जनजातियों में आते हैं गुर्जर, आते हैं लाहौली, कन्नौर, गांधी, ये सब आते हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जनजातियां हैं, ट्राइब्स पाए जाते हैं। ये 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। इसी बंदरगाह का नहावा सेवा बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, इसको बोलते हैं नहावा सावा को। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 नंबर का निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? 65 नंबर का ए, मध्य प्रदेश जो है वो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो, यहाँ उत्पादक में मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, तब झारखंड है। उत्पादन, ये प्रोडक्शन में मैं बोल रहा हूँ, और ये भंडारण में जो है रिजर्व जो है वो राजस्थान के पास है, तब जाकर के झारखंड के पास है, तब एमपी के पास है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 66 जो है वो श्रीलिदर पे बसा हुआ है कश्मीर में। फिर क्या कह रहा है कि
67 नंबर में दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? 67 का जो है वो ई आंसर होगा, दंडकारण्य क्षेत्र। मतलब कहने का मतलब इसका ये हुआ कि एक से ज़्यादा में स्थित है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा भी इसका रेंज है, आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना भी है, तो एक से ज़्यादा हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन पे 68 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि 68 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थानी की नहीं है? नहीं, राजस्थान की नस्ल कौन नहीं है? तो 68 नंबर का जो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। ये क्या है? हल, क्या नाम है इसका? हलिक्कर। हलिक्कर नहीं है। भारत में देखिए, भारत में एक्चुअली गाइस 43 प्रकार के गाय की नस्लें पाए जाते हैं। ठीक है, 43 प्रकार की गाय की नस्लें। और जो है वो मतलब राजस्थान में और जो नस्लें हैं ये है धार पारकर, राठी और हलिक्कर। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में हलिक्कर फेमस है। ठीक है, तो ये धार पारकर, इसका मतलब ये हो कि धार पारकर हो गया, राठी हो गया, मेवाती हो गया, सारे के सारे राजस्थान में, लेकिन हलिक्कर कर्नाटक में पाए जाते हैं। और भी गाय के जो है बहुत फेमस नस्लें हैं, जैसे गिर नस्ल। ठीक है, सर्वाधिक दुधारू गाय होता है जो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, गिर। अब 69 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 69 नंबर कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किस दो झीलों के बीच है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किस दो झीलों के बीच है? तो ये अंटारियो झील और ईरी झील, अंटारियो झील और ईरी झील के बीच है। ठीक है, तो नियाग्रा अंटारियो और ईरी झील के बीच है। अब ये नियाग्रा जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। फिर अमेरिका एवं कनाडा की सीमा बनाती है ये नियाग्रा। तो ये रिलेटेड किससे टच करता है? तो ओंटारियो से, सुपीरियर से, ईरी से, ह्यूरॉन झील से, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ दिया हुआ था ओंटारियो और ईरी, लेकिन और सारे एरिया है, जैसे सुपीरियर हो गया और ह्यूरॉन हो गया, ये सारे हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, तो 70 का जो बेमेल जोड़ा है वो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, बेमेल। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, जर्मनी का कोयला क्षेत्र कौन नहीं है? तो 71 का जो बी हो जाएगा नहीं, वो लॉरेन बेसिन नहीं है। बाकी सब रूर घाटी, सार बेसिन, अचेन बेसिन, ये सारे के सारे जर्मनी का ही है। तो लॉरेन बेसिन है कहाँ का? तो ये फ्रांस का क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। रूर घाटी, सौर बेसिन, अचेन बेसिन सारे सारे जर्मनी के, जो कि यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, जर्मनी का सबसे विश्व विख्यात एक कोयला क्षेत्र है ये, कौन सा? रूर। ये जो रूर था, रूर ये जो है वो जर्मनी का सबसे विश्व विख्यात कोयला क्षेत्र है। आते हैं आपको 72 नंबर क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्या कह रहा है कि रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? तो 72 का बी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का बेसिन कहा जाता है रूस के। 73 नंबर क्या कह रहा है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? तो स्पेन और फ्रांस। स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। तो 74 नंबर कह रहा है कि अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो अड्डू प्रवाल भित्ति भारतीय महासागर में स्थित है। फिर आपको 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 75 नंबर कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो आता है
कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है वो IMF करता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल फंड IMF करता है, ठीक है, ये करता है IMF। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। ये एक बड़ी चीज़ है याद करना। IMF बना कब? तो 1944 में बना। अभी कौन इसका अध्यक्षता कर रहा है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। ये पॉइंट इससे है 75 पे आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। तो 76 नंबर क्या कह रहा है कि 76 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना करने की विधि नहीं है? तो आपको पता है कि GDP जो गणना करता है उसका एक क्राइटेरिया होता है, पैटर्न होता है, तो उनमें से कौन इसमें नहीं है वो पूछ रहा है। तो 76 नंबर का बी जो है ह्रासमान लागत नहीं है, लेकिन उत्पाद विधि से करते हैं भी, ठीक है, आय विधि से भी करते हैं, व्यय विधि से भी करते हैं, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। तो 77 नंबर कह रहा है कि 77 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन कार्यालय द्वारा किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 77 नंबर का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, CSO होगा, ठीक है। ये CSO इसका आंसर होगा। CSO जारी करता है डेटा आंकड़ा। अब इसका गठन जो है 1951 में हुआ था। मतलब सेंट्रल मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन जो है बोलो ये है। फिर आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में कि आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से देखो, मतलब सत्य नहीं मतलब गलत चुनना है, इससे संबंधित कौन सा गलत है? तो 78 का जो ए है वो गलत है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना बनाया था। वित्त मंत्रालय ने नहीं बनाया था यह योजना को। बाकी तो सही है। वह स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से अस्पताल स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास, तो इसको बनाया कौन? इसमें कह रहा है कि भारत के वित्त मंत्रालय नहीं बनाया, तो इसको बनाया देखो, बनाने वाला NCDC है, ठीक है। NCDC का मतलब ये हो गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने बनाया, ठीक है। 79 क्वेश्चन पे आते हैं। 79 क्या कह रहे हैं? भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन का यानी कि CTT प्रस्तुत किया गया था? 79 का ए मतलब 2013 से 14 में किया गया था ये, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत जेंडर बजटीय कब शुरू किया गया? मतलब जो बजट जो आते हैं भारत में उसमें जेंडर के लिए भी एक बजट शुरू किया जाने लगा। तो ये कब से किया जाने लगा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 80 का आंसर जो हो जाएगा ए, केंद्रीय बजट मतलब कि 5 से 6 शुरू होने लगा। अब ये होता है GRB के लिए, मतलब GRB मतलब जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग बोलते हैं, यानी कि इसके लिए ये बजट हुआ 5 से 6 में शुरुआत किया गया। 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्या आता है कि PM केयर्स कोर्स जो होता है, केयर कोर्स जो होता है के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन है वो चुनना है। तो 81 नंबर का ई हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट नियुक्त किया गया, कोई भी व्यक्ति मतलब एक से ज़्यादा गलत होगा इसमें। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राज्यों को वर्ष 18-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में सजाना है। चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो पंजाब आरोही क्रम मतलब कि क्या? बढ़ते क्रम, इसका मतलब इस साइड वाला जो होगा इधर ज़्यादा उत्पादन करने वाला होगा, ठीक है। तो 82 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं है, सही ऑर्डर किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो सही ऑर्डर है क्या? तो सही ऑर्डर जो है वो ये इधर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 18-19 का ऑर्डर जो है वो पश्चिम बंगाल है, यूपी है, पंजाब है, उसके बाद तमिलनाडु है, तब बिहार है। समझ में आ गया? तो इधर से आपको
पश्चिम बंगाल किसी में दिख नहीं रहा होगा। तो अब क्या है, फैक्ट बात ये है कि 18-19 का तो पूछेगा नहीं। अब जो कोई एग्ज़ाम होंगे उसमें आप सीधे एक साल बाद यानी कि 19-20 वाला पूछेगा, तो 19-20 में भी पश्चिम बंगाल ही है, लेकिन दूसरा नंबर पर यूपी है, तीसरा नंबर पर पंजाब को पछाड़ के आंध्र प्रदेश आ गया, तब पंजाब पीछे आ गया, तमिलनाडु, तब बिहार है। 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर कहता है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या, मतलब अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो 83 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ये वाला 1, 2, 3 और 4, चारों का चारों प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ऐसा करने से बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगी, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश में दर गिरावट हो सकती है। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 84 नंबर कह रहा है, 84 नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या थी। 84 नंबर का आंसर डी हो जाएगा कि 41,200 मतलब 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन वर्तमान में अभी जो बढ़ के इसका विदेशी मुद्रा भंडारण जो बड़ा हुआ वो 600 अरब डॉलर हो गया। सोच सकते हो, यहाँ पे जो था वो मिलियन में था 18-19 में, और अभी जो वर्तमान में 600 अरब में पहुंच गया है। समझ रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन जो है, 85 नंबर क्वेश्चन कर 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा बनता है। बिहार का हिस्सा कितना बनता है, तो 85 में यही 10.05 बनता है, ठीक है। अगला जो है वो साइंस का पोर्शन आ जाता है। तो साइंस में जो है वो 86 नंबर आते हैं। फिजिक्स में निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। अच्छा, मूल भौतिक राशि मतलब फंडामेंटल यूनिट्स पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि 7 टोटल फंडामेंटल यूनिट्स होता है, उसमें से कौन है, तो ये एक सी है, विद्युत धारा, बाकी सब फंडामेंटल नहीं है। 86 का सी हो जाएगा। आपको 87 नंबर जो है वो आपको देखनी चाहिए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 87 नंबर कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण। अब देखो, इसमें अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ जो है, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि याद हो गया, लेकिन एग्जाम में जाकर के गलती कर जाते हैं। तो इसका मेन ट्रिक जो है, सबसे भयानक ट्रिक यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, से प्रकाश होता है, ठीक है, से प्रकाश होता है, और फिर इसमें भी प्रस्थ है। यहाँ देखिए प्रस्थ, तो अनुप्रस्थ, प्रकाश, अनुप्रस्थ है। और दैर्घ्य में भी, अनुदैर्घ्य में भी दैर्घ्य है, द से शुरू है, ठीक है। तो द से ध्वनि भी होता है, तो ध्वनि धैर्य है, अनुदैर्घ्य है, प्रकाश प्रस्थ है, अनुप्रस्थ है। इस तरह से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 88 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। 88 का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है जो प्रिज्म द्वारा, ये तो सबको पता है, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है। आपके लिए दोस्तों, मतलब आपके लिए हमने इतना मेहनत ज़्यादा किया है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये सारा का सारा आंसर इस पीडीएफ में हमने मेंशन कर दिया। पीडीएफ ही छोड़ो, हर पेज में मेंशन, मतलब ये एक पेज है ये वाला, ठीक है। तो इस पेज में ही इतने ही क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हमने लिखा हुआ है अपने हाथों से। इतना मेहनत करके लाना पड़ता है एक वीडियो को बनाने के लिए, और आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ देखो वीडियो, तो लाइक करो, कमेंट भी करो यार कि कैसा है, क्या है, नया इम्प्रूवमेंट कैसा करना पड़ेगा। तो कम से कम इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा बकवास करना हम चाहते नहीं हैं, और आप बकवास सुनना चाहते नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर सुन लीजिए 89
का क्वेश्चन कर रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। तो ये पूरा दुनिया को पता है कि -40 डिग्री पे समान होता है। 89 का सी आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपको रट्टा मारनी ही नहीं है ठीक है। ये जो आपको पता होगा, सबको पता होगा कि सेंटीग्रेड में मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो C - 0 बटा 100, ये 100 क्या होता है, नीचे वाला डिफरेंस होता है। मान लिया कि 0 मिनिमम है, मान लेते हैं 0 मिनिमम है, मैक्सिमम कितना है 100 है, ठीक है, मैक्सिमम 100 है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 ही हो गया। और फ़ारेनहाइट के केस में क्या था कि मिनिमम जो है 273 है और मैक्सिमम 373 है। तो इसका डिफरेंस कितना 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें 100 डिफरेंस है, तो नीचे वाले जितने भी है सारे के सारे मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस होता है। और ये जो निकालना है वो यहाँ रहता है और इधर मिनिमम रहता है। जो निकालना है वो है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालना है, यहाँ मिनिमम वैल्यू फ़ारेनहाइट का है। केल्विन निकालना है, या केल्विन का मिनिमम वैल्यू 273, मैक्सिमम वैल्यू 373, मतलब डिफरेंस 100। तो इस तरह से इसमें है और सबको बराबर कर देना रहता है। तो ये एक बन जाएगा फॉर्मूला। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो डायोप्टर में मापी जाती है, सबको पता है। और डायोप्टर पावर बराबर 1/f फोकल लेंथ होता है। अब इसमें होता क्या है कन्फ्यूजन, कि जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आप डायोप्टर ले लाएं 30 डायोप्टर, तो इसमें +30 भी रहता है और -30 भी रहता है, ठीक है। तो +30 भी रहता है, -30 भी रहता है। तो आंसर कौन सा होगा, तो उसमें मेंशन देखा कीजिए, अगर उत्तर लेंस मेंशन किया हुआ है तो वो प्लस होगा, अगर अवतल लेंस किया हुआ है तो माइनस डायोप्टर में होगा। 91 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। तो किसका उपयोग नहीं होता है, तो एक्स किरणों का उपयोग नहीं होता है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 92 नंबर की, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो कौन सा रहती है। मतलब कि जो चेंज कौन नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, बाकी जो है वो तरंगदैर्घ्य और चाल जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति तो आपको पता ही है कि अब चाल बदलती है, फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो वायु में ध्वनि का चाल जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दाब से आवृत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्द्रता टेम्परेचर से फर्क पड़ जाता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक जो है वो दूरी का होता है, सबको पता है। जो कि यहाँ मेन फैक्ट चीज़ क्या है, कि फैक्ट चीज़ यह है कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और फिर जो है वो एक पारसेक बराबर 3.08 × 16 मीटर भी होता है। और इधर एक और चीज़ अगर देखें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 जो है इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है ओम मीटर मात्रक किसका होता है। तो ओम मीटर मात्रक जो होता है वो आपको प्रतिरोधकता का होता है, प्रतिरोध का नहीं होता। प्रतिरोध का तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का हो गया। और यहाँ पे ये देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ρL और A का इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि ये प्रतिरोधकता ये वाली है रो, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो जाता है चालकता कंडक्टेंस, जिसको सीमेन बोलते हैं, यानी कि 1/ρ × M हो जाएगा, यानी कि ओम M का इन्वर्स जो होता है वो होता है कंडक्टेंस का, ठीक है। आवेश का तो कूलम्ब होता ही होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे।
97 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 97 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। आप देखो, पेट्रोल की गुणवत्ता को किस में व्यक्त किया जाता है। कुछ सोचेगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 97 नंबर का, लेकिन फिर भी आया। इसका गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से बताया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 98 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो 98 नंबर का एक बोरान का गलनांक सबसे उच्च होता है। जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार बोरान का अधिक होता है। ठीक है, जो कि ये ऑर्डर है आपको बोरान का सबसे ज़्यादा होता है जो ऑप्शन में है उसके अनुसार। फिर सिलिकॉन का होगा तो लोहा का होगा तो फिर एल्युमिनियम का होगा। ऑप्शन में से ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 99 नंबर कहता है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है। तो आपको सबको पता होगा कि पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक दवा है। बाकी सब पैरासीटामोल सब दर्द निवारक दवाएं हैं। तो पेनिसिलिन का खोज किसने करा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1930 में खोजा था। 29 में, सॉरी, तो 29 में खोजा था। अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला मतलब 100 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है। सीएनजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। 100 का डी CH4 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करा है। यहाँ पे सीएनजी जो है मुख्य घटक CH4 होता है। सीएनजी जो है उपयोग कहाँ होता है, तो ऑटोमोबाइल जैसे बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया इसमें। लेकिन एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें वो घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लेकिन इसमें सीएनजी में CH4 होता है। और एलपीजी कहाँ यूज होता है, खाना बनाने में, और ये कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल में। ये थोड़ा डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्ल वर्षा की घटक। अम्ल वर्षा किससे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है। ये सबको पता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें दिया हुआ ही नहीं है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो 100 का जो है वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों से होगा, क्योंकि सल्फर को से बनाए जाते हैं CH4 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनेंगे HNO3। तो इसका मतलब चाहे HNO3 हो या H2SO4 हो, दोनों ही वही हानिकारक चीज़ें हैं। अब आते हैं हम आपको ये 102 में भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र, भारी जल को DTO ऑक्साइड भी बोलते हैं आपको। तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हम थे आपको क्वेश्चन नंबर 102 में। और आपको पता है कि भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक ही होते हैं, और ये मॉडरेटर का काम करता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ही होता है। मॉडरेटर का काम कौन करता है, तो भारी जल करता है, मंदक के रूप में, ग्रेफाइट। और 103 नंबर पे आता है तो पानी का पीएच। अब पता है ये उदासीन एक मतलब साथ ही होगा। शुद्ध जल रहे चाहे उदासीन रहे, पानी रहे, सबका साथ होगा। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 104 कह रहा है कि 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा आपको, लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए दिया गया था। 105 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर जो है वो 105 का जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये आंसर हो जाएगा 105 का। और वल्कनाइजेशन रबर का सल्फर के साथ किया जाता है। और ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर का उपयोग जो है वो बलगम में किया जाता है। क्या लिखा है, बलगम में किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 106 पे। 106 क्वेश्चन नंबर है।
106 कहते हैं पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता जाने वाला रसायन कौन सा है? पानी की टंकी में फंगी को खत्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कॉपर सल्फेट किया जाता है। हाँ, 106 का आपको डी कॉपर सल्फेट होगा। जैसे कि फलों में, सब्जियों में, पानी टंकियों में बैक्टीरिया जैसे होते हैं, फंगी होते हैं, उसको हराने के लिए सब इस्तेमाल किए जाते हैं। 107 नंबर पे आते हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। ठीक है, तो 107 का जो है वो कैल्शियम हो जाएगा। बाकी सब अब ये क्वेश्चन सबको पता है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है हरा, तो उसमें मैग्नीशियम होता है। सिर्फ नहीं, मैग्नीशियम नहीं होता है, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तीनों चारों होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब ये 108 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पानी पहुंचाने वाला कौन होता है? तो पौधों में पानी जो पहुंचाता है वो जाइलम पहुंचाता है। इसका मतलब कि जाइलम जो है वो जल और खनिज दोनों को पहुंचाता है, लेकिन जो फ्लोएम जो है वो सिर्फ भोजन पहुंचाता है। ये फ्लोएम रहा, भोजन पहुंचाता है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित क्या करते हैं? तो 109 का जो है वो ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। आगे का क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर का तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित किसमें होती है? तो आपको केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है। केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है केरोसिन। 111 नंबर कह रहा है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। जो लाइपेज होता है किसका स्रोत है? तो वो अग्न्याशय पैनक्रियाज का स्रोत है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और फैक्ट क्या है कि मतलब लार जो होता है, लार उसमें टाइलिन या माल्टेज निकलता है। जठर रस जो होता है, जठर रस, उसमें पेप्सिन या फिर रेनिन निकलता है। अग्न्याशय से आपको पता है ही है कि लाइपेज निकलता है, यानी कि अग्न्याशय से आपको पता ही है क्या निकलता है। अग्न्याशय से निकलता है आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जो कि क्वेश्चन में फ्रेम किया हुआ था, क्वेश्चन बनाया हुआ था इसी से। अब इसने क्या पूछा है 112 में कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया गया? तो BCG वैक्सीन का इस्तेमाल आपको 6 रोग को रोकने के लिए किया गया। सीमेटोस, ये क्या है? अब इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये वैक्सीन 6 रोग, हाँ 6 रोग को निकालने के लिए 13 नंबर का आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्न्याशय द्वारा अभी हमने बताया कि इंसुलिन होता है, अग्न्याशय मतलब पैनक्रियाज द्वारा। 113 का बी हो जाएगा। अब देखो मतलब कहाँ से निकलता है, कौन सा सेल निकालता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अग्न्याशय का एक लैंगरहैंस होता है। ठीक है, लैंगरहैंस सेल जिसका नाम है बीटा सेल। तो बीटा सेल इंसुलिन निकालता है। ठीक है, ये इंसुलिन निकालता है। और ये इंसुलिन जो होता है, इसका खोज किसने करा कि ऐसा बीटा सेल को इंसुलिन निकालता है? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने खोज करा। ठीक है, और होते हैं जैसे बीटा सेल ने सिर्फ ये किया, लेकिन अल्फा सेल ग्लूकोज निकालता है। फिर गामा सेल क्या निकालता है? तो गामा सेल सीमोटेस्टेरिन निकालता है। तो मेन पूछता है लैंगरहैंस में बीटा सेल या इंसुलिन निकालता है। ठीक है, ये इसी का पूरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है आपको। इंसुलिन निकलता है। ठीक है, इंसुलिन। अब यहाँ इसमें बहुत 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 बढ़िया चीज़ है कि इंसुलिन जो निकलता है बीटा सेल से, जो लंगर है मतलब का पार्ट है, जो बेंटिंग एंड बेस्ट ने ऐसा कुछ बताया। तो इंसुलिन निकलना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर कम मात्रा में निकल गया ना तो डायबिटीज़ हो जाएगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तो आपको हाइपोग्लिसीमिया होगा। ठीक है, इंसुलिन से ज़्यादा निकले तो हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा।
आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। 114 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? तो रक्त के संचरण में कौन मदद करता है? लिम्फोसाइट करता है, मोनोसाइट करता है, एरिथ्रोसाइट करता है, या फिर रक्त प्लेटलेट्स करता है? कौन करता है? तो एरिथ्रोसाइट करता है। अब एरिथ्रोसाइट्स ये कुछ नहीं, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स भी होता है जो हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर करता है, जो कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन पूरे शरीर में लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। आप आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 115 है शायद, 115 है। तो अंगोरा ऊन किससे निकलती है? अंगोरा ऊन खरगोश से निकलती है, ठीक है। अंगोरा ऊन खरगोश से निकलती है, और बकरियों से निकलने वाली जो होता है पश्मीना ऊन होता है, ठीक है। फिर 116 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमला हैरिस, ये अब आ गया समसामयिक आ गया, ठीक है, करंट आ गया। तो मेन तो करंट पार्ट ही है, जो कि पिछले साल कितनों साल पीछे पूछा हुआ हो उसको करंट में कन्वर्ट किया हुआ रहे, मतलब करंट से रिलेटेड किया हुआ, तो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने वही करने की कोशिश किया हुआ है। तो कमला हैरिस ने पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में है, ठीक है। तो किस जिले में है? 116 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको तिरुचार जिले में है, ठीक है। और पैतृक गांव, ये जो गांव का नाम है भूपेंद्रपुरम, और जिला है तिरुचारू, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो बाइडेन भी पैरेलल बने। तो 20 जनवरी 2021 को 46वां जो बाइडेन बना, लेकिन कमला हैरिस 49वां उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। ये पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है। अब 117 क्वेश्चन है, सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ है? तो सलीम अली चिड़िया अभयारण्य जो है वो आपको गोवा में है, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? शिक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 118 का जो हो जाएगा वो आपको शगुन लॉन्च किया गया है, शगुन लॉन्च किया गया। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा और लॉन्च किए गए हैं, जिसमें हो गया आपको युवा पीएम योजना हो गया, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय जो धर्मेंद्र प्रधान था उन्होंने लॉन्च किया फिलहाल में। फिर आपको सार्थक ऐप लॉन्च किया गया है, ये सार्थक लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शगुन, युवा पीएम योजना, सार्थक, ये सारे लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं 119 में। कहते हैं रूसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में स्थित है रूपसी हवाई अड्डा, ठीक है। आसाम के धुबरी जिला, ये है आपका धुबरी जिला, यहाँ पे रूपसी हवाई अड्डा है। एक अब सारे हवाई अड्डे थोड़े से एक ओवरव्यू में देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो आपको लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। फिर कैंपेगौड़ा जो हवाई अड्डा है वो बेंगलुरु में स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राजीव गांधी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी कहाँ? तो आपको दिल्ली में है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समझ में आ गया? राजीव गांधी हैदराबाद, इंदिरा गांधी दिल्ली, तो इस तरह से है। फिर 120 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 120 नंबर कहता है चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बना डाला, ठीक है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य था राजस्थान था। 120 का ए आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान ने बहुत सारी योजनाएं चलाया, जैसे घर घर औषधि योजना चलाया, फिर मुख्यमंत्री किसान मिशन योजना चलाया राजस्थान ने, ठीक है। ये राजस्थान ने सारी योजनाएं चलाया। फिर 121 में आ जाते हैं। 121 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बीज बचाओ आंदोलन, यानी कि बीज बचाओ किस राज्य ने चलाया? तो बीज बचाओ आंदोलन जो है वो आपको उत्तराखंड ने चलाया, ठीक है। अभी जो क्या नाम है,
विजय जरधारी, धूप सिंह, ये दोनों मिल करके बीज को बचाओ अभियान चलाया उत्तराखंड के द्वारा। और सारी योजना है, मिशन हौसला उत्तराखंड के, वात्सल्य योजना उत्तराखंड के हैं, सारे योजना हैं। ठीक है, आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन पे। 121 नंबर था ये, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि इंडियन कॉम्पिटिटिव आयोग जो होता है, उसका चेयरमैन कौन है भाई? तो चेयरमैन है, तो ये है आपको अशोक गुप्ता है। ठीक है, 2022 तक ये रहेंगे अशोक गुप्ता साहब। ठीक है, 123 नंबर में कहता है भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाए जाते हैं वो आपको 29 जून को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 में कि भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है भारत चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक कहाँ हुआ था भाई? तो प्रथम पूछ रहा है, तो ये वुहान, चीन के वुहान में हुआ था। ये है, तो प्रथम चीन के वुहान में हुआ, 2018 में हुआ। द्वितीय जो है 2019 में हुआ, वो चेन्नई में हुआ। ठीक है, 125 क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य कौन नहीं है? क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य कौन नहीं है? तो ये पाकिस्तान नहीं है, यानी कि 10 ये 10 आसियान देश 10 हो गया, 5 गो अन्य देश हैं, इसमें पाकिस्तान भी नहीं है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश के साथ भारत 2+2 वार्ता बैठक करता है? तो एक्चुअली ये भारत 2+2 वार्ता जो करता है वो आपको सभी के साथ करता है, जैसे जापान भी हो गया, अमेरिका भी हो गया और ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। तो इसका आंसर जो है वो आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अब 2021 का 2+2 वार्ता जो होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ठीक है, दिल्ली में होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है ट्रैंक 1.5 कूटनीति क्या होती है? तो ट्रैंक 1.5 कूटनीति जो होती है वो आपको सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति दोनों होती है। ठीक है, 128 नंबर में आते हैं, तो 128 नंबर यहाँ है। 128 कह रहा है कि वर्ष 21 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? मेकांग गंगा सहयोग 128 के आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, लोवास में शुरू हुआ था 128। 129 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। 129 में कहता है किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? सिस्टर स्टेट संबंध है, तो 129 का जो हो जाएगा ए अमेरिका के साथ सिस्टर स्टेट का संबंध है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है न्यूजीलैंड में? तो 130 का प्रियंका राधाकृष्णन बना है। आते हैं आगे क्वेश्चन 131 में। 131 क्या कह रहा है कि नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पोर्टल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया गया है? ठीक है, 131 का जो है वो ए हो जाएगा, मोतिहारी से प्रारंभ किया गया है। अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वो है शेर बहादुर देउबा। ये भी एक याद करने वाली बातें हैं। फिर 132 नंबर में आ जाते हैं। 132 नंबर क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय जो है वो न्यू जर्सी में है। ठीक है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो 1983 में बना। इसका हेडक्वार्टर जो यूएसए है, जो इसका कि न्यू जर्सी क्वेश्चन बनाया गया यूएसए में, न्यू जर्सी में है। ठीक है, अब जो है भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 133। ठीक है, शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे?
कौन? तो शेन वाटसन किस टीम से खेलते थे ये बोल रहा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे। ठीक है, 2020 का आईपीएल, ठीक है, मुंबई ने जीता था, सबको पता होगा आईपीएल लवर्स। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला पटना में बनाई गई है, बिहार के। ठीक है, और इसके अलावा डॉल्फिन के लिए मुंगेर में डॉल्फिन क्या है, ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। मुंगेर में, बिहार का मुंगेर जगह जिला है, डॉल्फिन और ऑब्जर्वेटरी बनाया गया। और ये जो बनाया गया है पटना में, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के परिसर में 28 करोड़ के साथ 28 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। 135 क्वेश्चन नंबर था। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? बिहार का कांवर झील जो है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र है। तो 135 का जो आंसर हो जाएगा वो बेगूसराय हो जाएगा, कांवर झील बेगूसराय। और अगर रामसर साइड आया ही है तो रामसर साइड 1973 में शुरू हुआ, ईरान से शुरू हुआ। भारत जो है अब तक रामसर साइट में 46 को ऐड हो चुका है, और फिलहाल में 4 जो है वो नए रामसर साइट ऐड हुए हैं। 2 जो है वो राजस्थान से, 2 जो है वो गुजरात से ऐड हुए हैं। ये 4, पहले 42 था इसलिए 4 हुआ तो 46 हो गया। अब 136 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2020 में FIDE के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? तो 136 का डी हो जाएगा, भारत और रूस। ठीक है, ये विजेता है। अब क्या है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपिक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1924 में हुआ। ठीक है, फेडरेशन FIDE का मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 137 नंबर पे आते हैं। तो 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 137 की इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? ठीक है, तो 137 का जो आंसर हो जाएगा बी, पिएरे गैसली है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का। अब ये 2020 का क्वेश्चन पूछा, लेकिन अब हमको जो इस बार 67वीं में जो पूछेगा, 2021 का पूछेगा, 20 का तो पूछेगा नहीं। तो 2021 का डैनियल रिकियार्डो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। कौन सी? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 नाम ही है, डैनियल ने जीता 2021 का। 138 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 138 क्या कह रहा है कि वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम जो है वो एप्पल ने आयोजित किया था। ठीक है, एप्पल हमारा जो स्थापना 1976 में बना, संस्थापक हो स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन है। फिर आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर में कहता है आई एम नो मसीहा के लेखक तो सोनू सूद है। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। और फोर्ब्स पत्रिका ने सोनू सूद को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। और एक UNDP जारी करता है SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया हुआ है सोनू सूद को। इसका मतलब सोनू सूद का अचीवमेंट इधर फोर्ब्स वालों की तरफ से भी है लीडरशिप अवार्ड, इधर UNDP वालों की तरफ से है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, तो ये था 39। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर ये रहा क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? 40 नंबर कार्य निम्नलिखित देशों में HDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम सजाना है। 40 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। अब कहने का मतलब 2019 का पूछा है तो 2019 का तो पूछेगा नहीं, अब लेटेस्ट पूछेगा तो मानव विकास सूचकांक बोलते हैं इसको।
HDI को मानव विकास सूचकांक HDI 2020 का पूछेगा। तो प्रथम विजेता जो है वो नॉर्वे है, अंतिम जो है नाइजर है जो 189वें स्थान पे है। ठीक है, तो भारत कितने नंबर पे है? HDI में भारत 131 नंबर पे है। अब HDI निर्धारित करने का कुछ तो मतलब क्राइटेरिया रहता होगा, पैटर्न, तो वो है जीवन, प्रत्यास्था, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने का है। 3 जीवन, प्रत्यास्था, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अब ये है साहब जी, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, तो इस बार मैथ इतना ज़्यादा लेंदी है कि मतलब बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैथ का हम क्या करेंगे कि मैथ का पूरा मतलब कि मैथ का एक वर्ष सारा का सारा प्रीवियस ईयर का जो मैथ है ना, उसको एक साथ हम सॉल्व करके 10-10 करके क्वेश्चन रहता है, एक साथ सॉल्व करके एक में ही कर देंगे। ठीक है, तो वैसा मैं कर दूंगा उधर से। तो आप प्लीज़ करके सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे लोग जुड़ें और क्वेश्चन पता चले कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड नाइट, गुड बाय।